कल्पना कीजिए कि आप किसी टूटी हुई हड्डी का एक्सरे देख रहे हैं। उस काली फिल्म पर एक सफेद रेखा एकदम साफ नजर आती है ना? हाँ बिल्कुल। डॉक्टर बस वहां उंगली रखकर कह देता है कि समस्या यही है। सब कुछ आंखों के सामने होता है। सही कहा। लेकिन आप जरा सोचिए कि एक इंसान का दिमाग अपने स्मार्टफोन की स्क्रीन से कोई नई भाषा सीख रहा है या कोई नया गणित का सूत्र समझ रहा है। अगर हमें उस सीखने की प्रक्रिया का एक्सरे लेना हो तो वो सारी स्पष्टता अचानक गायब हो जाती है। वही तो, वहां कोई सफेद रेखा नहीं है जो बताए कि ज्ञान कैसे अंदर जा रहा है। देखिए, जब हम भौतिक दुनिया की बात करते हैं तो चीजें बहुत स्पष्ट होती हैं। हड्डी टूटी है या नहीं टूटी है। लेकिन जब बात न्यूरॉन्स के आपस में जुड़ने की और किसी डिजिटल स्क्रीन के जरिए कुछ नया सीखने की आती है तो कोई भी सामान्य एक्सरे मशीन काम नहीं कर सकती। बिल्कुल नहीं। ये एक बेहद जटिल और अदृश्य प्रक्रिया है। और यही कारण है कि आज की हमारी इस चर्चा यानी इस गहन विश्लेषण का विषय इतना प्रासंगिक है। चलिए इसे थोड़ा खोल कर समझते हैं। आज हम शिक्षा में प्रौद्योगिकी या एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के उस अदृश्य विज्ञान को खंगालने वाले हैं, जो कि बहुत जरूरी है आज के समय में। एकदम। हमारे पास जो स्रोत हैं वे यूजीसी नेट एजुकेशन के बेहद विस्तृत नोट्स हैं। लेकिन हमारा मिशन यहाँ सिर्फ परीक्षा के नजरिए से चीजों को रटना नहीं है। रटने से बात नहीं बनेगी। बिल्कुल। जो भी व्यक्ति आज कुछ नया सीख रहा है उसके लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि उसका दिमाग जानकारी को कैसे प्रोसेस करता है, तकनीक इसमें कैसे मदद करती है। ये विषय सिर्फ तारों और कंप्यूटरों के बारे में नहीं है, बल्कि इंसानी मनोविज्ञान की गहराइयों से जुड़ा है। इस विषय को मनोवैज्ञानिक नजरिए से देखना ही सबसे सही तरीका है। मतलब अक्सर जब लोग ईटी या एजुकेशनल टेक्नोलॉजी शब्द सुनते हैं तो उनके दिमाग में तुरंत किसी महंगे स्मार्ट बोर्ड या किसी फैंसी ऐप की तस्वीर उभरती है। हाँ, लगता है जैसे कोई नया गैजेट आ गया हो। बिल्कुल। लेकिन ईसीटी कोई एक भौतिक उपकरण नहीं है जिसे आप बस बाजार से खरीद लें। ये अपने आप में एक पूरा ढांचा है, एक अनुशासन है। इसे समझने के लिए हमें दो चीजों को मिलाना होगा, सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईटी और संचार प्रौद्योगिकी यानी सीटी। तो आईटी का मतलब हुआ डेटा को प्रोसेस करना, जैसे कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर। एग्जैक्टली। और सीटी का मतलब है सूचना को एक जगह से दूसरी जगह भेजना, जैसे आपका रेडियो, टेलीविजन या इंटरनेट की केबल। अच्छा, और जब ये दोनों मिलते हैं तो आईसीटी बनता है। हाँ, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, जो आज की पूरी डिजिटल शिक्षा की नींव है। तो ये तो हुई हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की बात। लेकिन मैं सोच रही थी कि क्लासरूम में सिर्फ एक महंगा कंप्यूटर रख देने से कोई क्रांति तो नहीं आ जाती। बिल्कुल नहीं आती। और यहीं पर हमारे स्रोतों में एक बहुत ही भारी भरकम लेकिन महत्वपूर्ण शब्द आता है, निर्देशात्मक प्रौद्योगिकी या इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी। अगर मैं इसे एक रसोई की तुलना से समझाऊं तो आईटी और सीटी हमारी रसोई के महंगे बर्तनों और आधुनिक गैस स्टोव की तरह है। हाँ, बहुत बढ़िया उदाहरण है। मतलब वे सिर्फ उपकरण है, लेकिन निर्देशात्मक प्रौद्योगिकी वो असली रेसिपी है जो ये तय करती है कि उन बर्तनों का इस्तेमाल करके खाना कैसा पकाया जाए। अरे वाह, ये एनालॉजी तो एकदम सटीक बैठती है। ये वो विज्ञान है जो तय करता है कि किसी कॉन्सेप्ट को सामने कैसे पेश किया जाए कि वो सीधे दिमाग में बैठ जाए। और ये रेसिपी हर जगह एक जैसी तो नहीं हो सकती ना? बिल्कुल नहीं। निर्देशात्मक प्रौद्योगिकी की सबसे बड़ी खासियत ही इसका लचीलापन है। इसका उपयोग केवल एक पारंपरिक स्कूल के कमरे यानी औपचारिक शिक्षा तक सीमित नहीं है। जैसे इग्नू जैसे संस्थान हो गए। हाँ, इग्नू गैर औपचारिक शिक्षा का सबसे बड़ा उदाहरण है। वहां शिक्षक सामने खड़ा नहीं होता। वहां यही रेसिपी यानी प्रिंटेड नोट्स और ऑडियो वीडियो सामग्री इस तरह से डिजाइन की जाती है कि इंसान खुद से सीख सके। अनौपचारिक शिक्षा ने भी, जैसे हम इंटरनेट पर कुछ पढ़कर सीखते हैं। और सबसे अहम, समावेशी शिक्षा में भी, जहां दिव्यांग लोगों के लिए जानकारी को ब्रेल या ऑडियो में बदलकर पेश किया जाता है। तो अब जब हमारे पास किचन के उपकरण आ गए हैं और रेसिपी भी तैयार है, तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि सीखने वाले का दिमाग इस जानकारी के भोजन को असल में पचाता कैसे है। ये समझना बहुत दिलचस्प है, क्योंकि अगर हम ये नहीं समझेंगे तो दुनिया के कोई भी तकनीक काम नहीं करेगी। हमारे स्रोत सीखने के 3 मुख्य मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों की बात करते हैं। पहला है व्यवहारवादी या बिहेवियरिस्ट सिद्धांत, जो बीएफ स्किनर जैसे मनोवैज्ञानिकों के विचारों पर टिका है। हाँ, और ये पूरी तरह से उत्तेजना प्रतिक्रिया यानी स्टिमुलस रिस्पॉन्स और सुदृढ़ीकरण पर आधारित है। इसमें चीजों को छोटे कदमों में बांटा जाता है, ड्रिल कराई जाती है और तुरंत फीडबैक दिया जाता है। लेकिन यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। वो कैसे?
मैं ये सोच रही थी कि क्या इस व्यवहारवादी सिद्धांत का मतलब ये है कि हम इंसानों को भी एक मशीन या जानवर की तरह ट्रेन कर रहे हैं? मतलब सही काम करो और तुरंत इनाम पालो। देखिए, ये सवाल बहुत ही स्वाभाविक है। पहली नजर में ये किसी को भी किसी सर्कस के जानवर को ट्रीट देने जैसा ही लगेगा, लेकिन अगर हम इसके पीछे का विज्ञान समझें तो ये दरअसल इंसानी दिमाग की एक बहुत ही आदिम और शक्तिशाली प्रणाली का फायदा उठा रहा है। आप डोपामिन लूप की बात कर रहे हैं? बिल्कुल। इसे समझने के लिए आधुनिक मोबाइल ऐप्स को देखिए। जब कोई व्यक्ति किसी भाषा सिखाने वाले ऐप पर एक सही जवाब देता है और स्क्रीन पर तुरंत एक हरी बत्ती जलती है और वो एक छोटी सी खुशी वाली ध्वनि सुनाई देती है, टिंग। हाँ, वही ध्वनि, या कोई डिजिटल बैज मिलता है, तो वह स्किनर के उसी सुदृढ़ीकरण सिद्धांत का सबसे शुद्ध और आधुनिक रूप है। यह तुरंत मिलने वाला फीडबैक दिमाग को कहता है कि तुमने कुछ सही किया है, इसे दोबारा करो। तकनीक ने तो इस फीडबैक को बहुत तेज कर दिया है। इतना तेज जो एक इंसान के लिए, मान लीजिए 40 बच्चों की क्लास में एक साथ कर पाना लगभग असंभव है। ये तो सच में दिमाग को हैक करने जैसा है। लेकिन दिमाग सिर्फ इनाम के लिए तो काम नहीं करता है ना? नहीं, और यहीं पे हमारा दूसरा सिद्धांत आता है, संज्ञानात्मक या कॉग्निटिव सिद्धांत। इसमें जीन पियाजे, डेविड आउसीबेल और जेरोम ब्रूनर का जिक्र है। हाँ, यह सिद्धांत इस बात की परवाह नहीं करता कि बाहर क्या प्रतिक्रिया हो रही है, बल्कि ये देखता है कि दिमाग के अंदर सूचनाओं का वर्गीकरण कैसे हो रहा है। ऑसिबल अर्थपूर्ण सीखने यानी मीनिंगफुल लर्निंग की बात करते हैं, और ब्रूनर खोजी सीखने यानी डिस्कवरी लर्निंग की। इसमें पूर्व ज्ञान या प्रायर नॉलेज को जगाने पर बहुत जोर दिया गया है। बिल्कुल। संज्ञानात्मक सिद्धांत मानता है कि दिमाग कोई खाली हार्ड ड्राइव नहीं है जिसमें आप बस डेटा कॉपी पेस्ट कर दें। हाँ, वो एक सक्रिय प्रोसेसर है। इसीलिए सॉफ्टवेयर या कोर्स डिजाइन करते समय एडवांस्ड ऑर्गेनाइजर का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कोई भी नया भारी विषय शुरू करने से पहले एक मानसिक ढांचा या रोडमैप देना जो पुरानी यादों को नई जानकारी से जोड़ सके। ये तो सच में एक पुल बनाने जैसा है। लेकिन इन सब में जो सिद्धांत मुझे सबसे ज्यादा क्रांतिकारी लगा वो है तीसरा, निर्माणवादी या कंस्ट्रक्टिविस्ट सिद्धांत। जेरोम ब्रूनर और लेव विगोत्स्की इसके प्रमुख नाम हैं। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच आज के समय में बहुत प्रासंगिक है। हाँ, इनका मानना है कि हम सिर्फ जानकारी के निष्क्रिय रिसीवर नहीं हैं, हम खुद अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। जैसे बच्चों को लेगो ब्लॉक्स दे दिए जाए और वे खुद अपना घर बनाएं। एकदम सही। और विगोत्स्की का एक कॉन्सेप्ट है जिसे ZPD कहा जाता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। मेरे हिसाब से इसका सीधा सा मतलब ये है कि एक व्यक्ति अकेले बिना मदद के क्या कर सकता है और किसी की मदद से क्या कर सकता है, इन दोनों के बीच का जो फासला है वही ZPD है। बहुत ही सरलता से पेश किया आपने से। और इस फासले को पाटने के लिए जो मदद दी जाती है उसे स्कैफोल्डिंग यानी सहारा देना कहते हैं, है ना? बिल्कुल। लेकिन अगर हम इसे तकनीकी नजरिए से देखें तो ZPD दरअसल फ्रस्ट्रेशन का गोल्डीलॉक्स जोन है। गोल्डीलॉक्स जोन वो कैसे? मतलब अगर आप किसी को ऐसा काम देंगे जो बहुत आसान है तो वो बोर हो जाएगा, और अगर काम बहुत ज्यादा मुश्किल है तो वो घबराकर हार मान लेगा। ZPD वो सटीक जगह है जहां चुनौती बस इतनी है कि दिमाग को थोड़ा पसीना आए लेकिन वो टूटे नहीं। अरे वाह! और आधुनिक AI एल्गोरिथम तो आज यही कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। जब कोई व्यक्ति किसी ऑनलाइन टेस्ट में किसी सवाल पर सामान्य से 3 सेकंड ज्यादा झिझकता है तो सॉफ्टवेयर उस झिझक को तुरंत माप लेता है। उसे पता चल जाता है कि ये व्यक्ति अपने ZPD की सीमा पर है। हाँ, और वो तुरंत अगली स्क्रीन पर एक छोटा सा हिंट या स्कैफोल्ड दे देता है। ये निर्माणवाद का तकनीकी रूप है। ज्ञान थोपा नहीं जा रहा है, बल्कि उसे खुद खोजने के लिए एक सुरक्षित माहौल बनाया जा रहा है। क्या बात है! तो अब हमारे पास मनोविज्ञान के ये 3 अलग-अलग लेंस आ गए। व्यवहारवाद का इनाम प्रणाली, संज्ञानात्मक का सूचना प्रोसेसिंग और निर्माणवाद का खुद ज्ञान बनाने का तरीका। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस मनोवैज्ञानिक समझ को किसी वास्तविक सॉफ्टवेयर या ट्रेनिंग प्रोग्राम में कैसे बदला जाए। इसका ब्लूप्रिंट कैसे बनता है? हमारे स्रोत यहाँ सिस्टम्स अप्रोच और निर्देशात्मक डिजाइन मॉडल की बात करते हैं। देखिए, सिस्टम्स अप्रोच किसी भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तरह ही काम करता है। इसमें हवा में तीर नहीं चलाए जाते। मतलब एक पूरा प्रॉपर प्रोसेस होता है। बिल्कुल। इसमें देखा जाता है कि इनपुट क्या है, यानी जरूरतें क्या है, प्रोसेस क्या होगा, आउटपुट क्या चाहिए और फीडबैक क्या है। इस पूरी प्रक्रिया को व्यवस्थित करने के लिए कई मॉडल मौजूद हैं। इनमें सबसे मशहूर है ADDIE मॉडल। ADDIE। और अशोर मॉडल भी है। हाँ, और डिक एंड केरी मॉडल
साथ ही यूजीसी नेट के दृष्टिकोण से देखें तो मेसन का मॉडल भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये मॉडल सुनने में थोड़े भारी और तकनीकी लगते हैं। चलिए एडी मॉडल को एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि कोई संस्था ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को बुनियादी गणित सिखाने के लिए एक मोबाइल ऐप बनाना चाहती है, तो वे एडी का उपयोग कैसे करेंगे? ये एक बहुत ही व्यवहारिक परिदृश्य है। एडी के 5 चरण हैं: विश्लेषण, डिजाइन, विकास, कार्यान्वयन और मूल्यांकन। तो सबसे पहले विश्लेषण या एनालिसिस। हाँ, सबसे पहले विश्लेषण के चरण में वे ये नहीं सोचेंगे कि ऐप दिखने में कैसा होगा। वे ये पता लगाएंगे कि ग्रामीण बच्चों के पास किस तरह के फोन हैं, वहाँ इंटरनेट की गति क्या है, उन्हें गणित के किन सवालों में सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है। अच्छा, उसके बाद डिजाइन का चरण आएगा? बिल्कुल। डिजाइन चरण में वे तय करेंगे कि ऐप में वीडियो होंगे या सिर्फ ऑडियो और टेक्स्ट, क्या इसमें गेम जैसे लेवल होंगे। और फिर विकास या डेवलपमेंट। हाँ, तीसरे चरण में असल कोडिंग होती है और सामग्री तैयार की जाती है। फिर चौथे कार्यान्वयन या इम्प्लीमेंटेशन चरण में इसे असल में कुछ स्कूलों में इस्तेमाल के लिए दिया जाता है। और अंत में मूल्यांकन, यह देखने के लिए कि क्या सच में बच्चों के नंबरों में कोई सुधार आया है। एकदम सही। ये एडी मॉडल सुनिश्चित करता है कि तकनीक सिर्फ दिखने में फैंसी ना हो, बल्कि असल में उसका कोई इम्पैक्ट भी हो। ये पूरी तरह से परिणाम पर केंद्रित तरीका है। लेकिन इन सब मॉडलों के बीच मुझे रॉबर्ट गेगने की निर्देश की 9 घटनाएं यानी 9 इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन सबसे ज्यादा आकर्षक लगी। हाँ, वो बहुत ही क्लासिक मॉडल है। जब मैंने इसे पढ़ा तो मुझे लगा जैसे मैं किसी सुपर हिट फिल्म के निर्देशन की स्क्रिप्ट पढ़ रही हूँ। अच्छा, फिल्म की स्क्रिप्ट कैसे? देखिए, गेगने कहते हैं कि सबसे पहले एक धमाकेदार सीन से दर्शकों का ध्यान खींचना होता है। गेन अटेंशन। यहाँ क्यों है, उसके बाद पुरानी यादों को ताज़ा किया जाता है, फिर मुख्य कहानी या सामग्री पेश की जाती है। बिल्कुल। इसके बाद मार्गदर्शन दिया जाता है, फिर प्रदर्शन करवाया जाता है, फीडबैक मिलता है, उसका मूल्यांकन होता है और आखिर में कोशिश ये होती है कि वो सीख जिंदगी भर के लिए याद रह जाए। तो क्या ये सिर्फ एक दिलचस्प रूपक है या इसके पीछे कोई गहरा विज्ञान है? ये फिल्म का रूपक सच में बहुत शानदार है और आपको बता दूं कि इसके पीछे बहुत ही ठोस कॉग्निटिव साइंस काम कर रहा है। गैगने की ये 9 घटनाएं असल में हमारे दिमाग के कॉग्निटिव लोड को कम करने का एक तरीका है। कॉग्निटिव लोड मतलब दिमाग पर पड़ने वाला बोझ। हाँ, हमारे दिमाग की जो वर्किंग मेमोरी होती है वो बहुत छोटी होती है। अगर कोई शिक्षक कक्षा में आते ही सीधे 10 नए भारी तथ्य ब्लैक बोर्ड पर लिख दे तो दिमाग की वर्किंग मेमोरी क्रैश हो जाएगी। बिल्कुल वैसे ही जैसे बहुत सारे भारी सॉफ्टवेयर एक साथ खोलने पर पुराना कंप्यूटर हैंग हो जाता है। एकदम सटीक उदाहरण। गैगने की घटनाएं इसी मेमोरी क्रैश को रोकती हैं। ध्यान खींचना और पुरानी बातें याद दिलाना दिमाग के उस हिस्से को तैयार करता है जहां नई जानकारी सुरक्षित रूप से लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाकर बैठ सके। और इसी तरह निर्माणवाद में भी 5E मॉडल होता है: एंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, इलैबोरेट और इवैल्यूएट। हाँ, ये सभी ढांचे यही तय करते हैं कि जानकारी सही क्रम में और सही मात्रा में दिमाग तक पहुंचे। तो अब जब हमारा मनोवैज्ञानिक ब्लूप्रिंट और डिजाइन पूरी तरह से तैयार है, तो बारी आती है इसे वास्तविक मशीनों और डिजिटल दुनिया में उतारने की। हमारे स्रोत कई तकनीकी नामों से भरे पड़े हैं, जैसे कि CAI, CAL, CBT और CML। बिल्कुल। और ई-लर्निंग के कई प्रकार भी बताए गए हैं, जैसे सिंक्रोनस यानी लाइव और एसिंक्रोनस यानी रिकॉर्डेड। लेकिन इन सब की सूची रटने के बजाय ये समझना ज्यादा जरूरी है कि ये चीजें पारंपरिक शिक्षा से अलग कैसे काम करती हैं। ये बहुत जरूरी सवाल है। जैसे अगर हम CBT यानी कंप्यूटर आधारित प्रशिक्षण की बात करें, तो ये एक नॉर्मल क्लासरूम के चौक और ब्लैकबोर्ड से मौलिक रूप से अलग कैसे है? देखिए, एक पारंपरिक क्लासरूम में क्या होता है, शिक्षक एक निश्चित गति से पढ़ाता है। अगर क्लास में 40 लोग हैं तो वो उन 40 लोगों के लिए अलग अलग स्पीड से तो नहीं पढ़ा सकता ना। हाँ, वो तो संभव ही नहीं है। लेकिन CBT का पूरा तंत्र ब्रांचिंग लॉजिक पर काम करता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति सॉफ्टवेयर पर एक टेस्ट दे रहा है। अगर वो लगातार 3 सवालों के गलत जवाब देता है तो सॉफ्टवेयर उसे आगे के मुश्किल सवालों पर नहीं ले जाएगा, वो उसे रोक देगा। रोकेगा नहीं, बल्कि वो उसे वापस एक बुनियादी कॉन्सेप्ट वाले आसान वीडियो पर ले जाएगा। और वही अगर कोई व्यक्ति तेजी से सही जवाब दे रहा है तो सॉफ्टवेयर आसान सवालों को छोड़कर उसे सीधे चुनौती वाले स्तर पर ले जाएगा। अरे वाह, ये तो पूरी तरह से वैयक्तिकृत यानी पर्सनलाइज्ड शिक्षा है,
जो एक इंसान के लिए बड़े पैमाने पर करना नामुमकिन है। बिल्कुल, तकनीक यही तो आज़ादी देती है। और इसी संदर्भ में आजकल मिश्रित शिक्षा या ब्लेंडेड लर्निंग शब्द बहुत उछाला जा रहा है। हाँ, हर जगह सुनने को मिलता है। लेकिन सच कहूं तो कई बार मुझे इस पर संदेह होता है। क्या ये सिर्फ एक फैंसी मार्केटिंग का शब्द नहीं है? मतलब क्या इसका सीधा सा अर्थ ये नहीं है कि बच्चों को क्लास में कुछ पढ़ा दो और बाकी का काम उन्हें घर जाकर इंटरनेट पे करने को दे दो? ये संदेह बहुत से लोगों को होता है, और अगर इसे गलत तरीके से लागू किया जाए तो ये सिर्फ ऑनलाइन होमवर्क ही बनकर रह जाता है। लेकिन असल में ब्लेंडेड शिक्षा को सिर्फ इतना समझना उसकी पूरी क्षमता को नजरअंदाज करना है। तो इसका असली उद्देश्य क्या है? इसका असली उद्देश्य दो बिल्कुल अलग दुनियाओं की ताकतों को एक साथ लाना है। एक तरफ आपका क्लासरूम है जहां मानवीय स्पर्श होता है। एक शिक्षक किसी छात्र की आंखों में देखकर समझ सकता है कि वो भ्रमित है या उदास है। दुनिया की कोई मशीन ये सहानुभूति नहीं दे सकती। ये बात तो 100% सच है। लेकिन दूसरी ओर डिजिटल दुनिया एक अनोखी आज़ादी देती है। अगर किसी को कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया तो वो किसी वीडियो लेक्चर को रात के 2 बजे 10 बार रिवाइंड कर सकता है। एक फिजिकल क्लासरूम में कोई भी व्यक्ति डर के मारे या शर्म से शिक्षक को 10 बार रुकने के लिए नहीं कह सकता। तो ब्लेंडेड लर्निंग इसी मानवीय सहानुभूति और डिजिटल आज़ादी का एकदम सही संतुलन है। बिल्कुल, इसमें शिक्षक सिर्फ जानकारी देने वाला नहीं रहता, वो एक मार्गदर्शक बन जाता है। ये संतुलन वाकई बहुत खूबसूरत है। लेकिन जब हम इतनी सारी तकनीक, ऐप्स और ऑनलाइन कोर्सेज की बात कर रहे हैं तो एक बड़ा सवाल गुणवत्ता का भी आता है। गुणवत्ता मापना तो सबसे बड़ी चुनौती है। हाँ, इंटरनेट पर तो अथाह सामग्री है। OER और MOOCs ने तो ज्ञान को सबके लिए खोल ही दिया है। लेकिन कोई भी ये कैसे तय करता है कि उनका ई-लर्निंग सिस्टम सच में अच्छा काम कर रहा है या नहीं? इसीलिए DOM, IS सक्सेस मॉडल जैसे मानकों का उपयोग किया जाता है। ये कोई साधारण 5 स्टार रेटिंग सिस्टम नहीं है। के रूप से 3 चीजें मापता है। पहला है सिस्टम की गुणवत्ता, मतलब क्या सॉफ्टवेयर बार बार क्रैश तो नहीं होता, क्या वो इस्तेमाल में आसान है। दूसरा है जानकारी की गुणवत्ता, क्या उसमें दी गई सामग्री सटीक और अपडेटेड है। और तीसरा है सर्विस की गुणवत्ता, अगर किसी को कोई तकनीकी समस्या आए तो क्या उससे तुरंत मदद मिलती है। जब ये तीनों चीजें सही होती हैं तब जाकर यूजर को असली संतुष्टि मिलती है। और ये सिर्फ सीखने तक सीमित नहीं है ना। हमारे शोध बताते हैं कि तकनीक ने शोध और मूल्यांकन के तरीकों को भी पूरी तरह बदल दिया है। बिल्कुल बदल दिया है। भारत में शोध गंगा जैसी ऑनलाइन रिपोजिटरी ने तो लाखों थीसिस और रिसर्च पेपर्स को बस एक क्लिक पर उपलब्ध करा दिया है। पहले जिस शोध को ढूंढने के लिए महीनों लाइब्रेरियों की धूल फांकनी पड़ती थी, वो अब कुछ सेकंड में सामने आ जाता है। और मूल्यांकन के लिए गूगल फॉर्म्स और क्विज़ेस जैसे टूल्स ने काम को कितना आसान कर दिया है। लेकिन इसके साथ कुछ गंभीर नैतिक चुनौतियां भी तो सामने आई हैं। हाँ, तकनीक जहाँ सहूलियत लाती है वहाँ खतरे भी लाती है। कॉपीराइट का उल्लंघन, बिना अनुमति किसी की जानकारी का उपयोग करना या प्राइवेसी डेटा को सुरक्षित रखना आज बहुत अहम मुद्दे बन गए हैं। और प्लेजरिज्म यानी साहित्यिक चोरी, इंटरनेट से सामग्री उठाकर उसे अपने नाम से पेश कर देना। वही तो। और मजे की बात देखिए कि इस चोरी से निपटने के लिए भी तकनीक यानी एंटी प्लेजरिज्म सॉफ्टवेयर का ही सहारा लिया जा रहा है। सच में हम पूरी तरह से तकनीक से घिर चुके हैं। लेकिन इन सब तकनीकी और नैतिक चर्चाओं के बीच एक बहुत कड़वी सच्चाई है जो अक्सर छुप जाती है। आप किस बारे में सोच रही हैं? मैं डिजिटल डिवाइड के बारे में सोच रही थी। हम कितने भी शानदार ऐप बना लें या AD मॉडल का इस्तेमाल कर लें, अगर ये तकनीक समाज के एक बड़े हिस्से तक पहुंच ही नहीं पा रही है तो क्या फायदा? ये बहुत ही जायज चिंता है। मतलब जो दूर दराज के गांव हैं या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं, अगर उन तक इंटरनेट और डिवाइस ही नहीं है तो क्या ये सारा ढांचा सिर्फ कुछ विशेषाधिकार प्राप्त लोगों के लिए बनकर नहीं रह जाएगा? ये इस पूरी चर्चा का सबसे संवेदनशील और मैं कहूंगा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। देखिए, डिजिटल डिवाइड सिर्फ इंटरनेट कनेक्शन होने या ना होने के बारे में नहीं है। तो और क्या है? यह जानकारी, अवसरों और ज्ञान तक पहुंचने की क्षमता के बारे में है। शैक्षिक प्रौद्योगिकी का असली लक्ष्य इस खाई को बढ़ाना नहीं बल्कि इसे खत्म करना है। और यहीं पर ई-इंक्लूजन या समावेशी ई-लर्निंग की भूमिका सबसे बड़ी हो जाती है। ई-इंक्लूजन? हाँ, इसे सिर्फ एक सुविधा के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। असिस्टिव टेक्नोलॉजी का ही उदाहरण लीजिए। दृष्टिबाधित लोगों के लिए स्क्रीन रीडर जो स्क्रीन पर लिखे टेक्स्ट को पढ़कर सुनाता है, या ब्रेल डिस्प्ले तकनीक। हाँ, वो तो जीवन बदलने वाली तकनीकें हैं, को छू लेने वाली है। तो अगर हम आज की इस पूरी यात्रा को समेटें तो हमने देखा कि शैक्षिक प्रौद्योगिकी का मतलब
सिर्फ तारों और स्क्रीनों से कहीं ज्यादा है। बहुत ज्यादा है। हमने ये समझा कि कैसे इंसानी दिमाग जानकारी को प्रोसेस करता है, चाहे वो व्यवहारवाद का डोपामाइन लूप हो या निर्माणवाद का ZPD वाला गोल्डीलॉक्स जोन। हमने देखा कि कैसे निर्देशात्मक डिजाइन के मॉडल किसी भी कोर्स को एक व्यवस्थित आकार देते हैं और कैसे ब्लेंडेड लर्निंग मशीन की क्षमता और इंसान की सहानुभूति को एक साथ लाती है। बिल्कुल। और अंत में हमने गुणवत्ता और समावेशी शिक्षा की उन गंभीर चुनौतियों पर भी बात की जो ये तय करती हैं कि शिक्षा हर एक व्यक्ति तक पहुंचे। ये सचमुच एक बहुत ही गहरी और विचारोत्तेजक यात्रा रही है। मनोविज्ञान और तकनीक का ये मिलन ही तय करेगा कि हमारी आने वाली पीढ़ियां दुनिया को कैसे समझेंगी। एकदम सही। और अब इस विस्तृत चर्चा के बिल्कुल अंत में एक ऐसा विचार है जो किसी को भी गहराई से सोचने पर मजबूर कर सकता है। वो क्या है? हमने लेव विगोत्स्की के ZPD और स्कैफोल्डिंग की बात की थी, याद है? कि कैसे इंसान को नई चीजें सीखने के लिए एक शिक्षक के सहारे की जरूरत होती है। हाँ, बिल्कुल बात की थी। आज के दौर में तकनीक हमारे व्यवहार, हमारे झिझकने के समय और हमारे सीखने के तरीके को इतनी बारीकी से समझ रही है कि एक बहुत बड़ा सवाल भविष्य की ओर इशारा करता है। सोचने वाली बात यह है कि जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना उन्नत हो जाएगा कि वो खुद ही हमारी भावनाओं को समझने लगेगा, जो कि वो काफी हद तक करने भी लगा है। हाँ, वो जान लेगा कि हम कब निराश हैं और कब उत्साहित हैं, तो क्या वो AI खुद ही विगोत्स्की के ZPD का सबसे बेहतरीन और सबसे व्यक्तिगत सहारा नहीं बन जाएगा? ये तो बहुत ही गहरा सवाल है। और अगर मशीनें ये काम इतनी सटीकता से और बिना थके करने लगेंगी, तो क्या भविष्य के क्लासरूम में एक मानव शिक्षक की भूमिका पूरी तरह से बदल नहीं जाएगी? या शायद इंसान इस पूरी सीखने की प्रक्रिया में सिर्फ एक दर्शक बन के रह जाएगा? ये एक ऐसा विचार है जिस पर सबको ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। इस गहरे सवाल के साथ हम आज के इस गहन विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ इस वैचारिक यात्रा पर चलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा। मिलते हैं अगली बार एक नए और दिलचस्प विषय के साथ।